तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो नवीन सर की जो सीरीज चल रही थी सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए, उसके सेट नंबर 4 का हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, जिसके हैंड रिटन नोट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएंगे। तो जाकर एक बार जरूर विजिट कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में स्थित है, और ये पहला मंदिर है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है। किससे? सौर ऊर्जा से संचालित है। ब्लैक पगोड़ा की बात कर लेते हैं। तो ब्लैक पगोड़ा किसको कहा जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा जो है वो कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। विष्णुपद टेम्पल कहां पर है? तो ये गया बिहार में स्थित है। कहां पर? गया कहां पर है? ये बिहार में स्थित है। रघुनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। पद्मनाथ स्वामी की बात कर लेते हैं, ये कहां पर है? ये केरल में स्थित है। गीत भवन की बात कर लेते हैं, तो गीत भवन मंदिर कहां पर स्थित है? ये एमपी में स्थित है। कामाक्षी मंदिर की बात कर लेते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। हाथी मंदिर की बात करते हैं, तो ये गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में स्थित है। अब आ जाते हैं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कितने स्थल स्थित है। तो 15 जो स्थल है इसमें शामिल है। स्थल नहीं, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है। जिन्हें हम सिर्फ या तो ऐसी चीजें होती है जैसे डांस वगैरह है, तो ये इसमें रखा जाता है, ठीक है। या फिर कोई त्योहार हो, या फिर ऐसी चीजें जो अमूर्त अमूर्त का मतलब हो जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो 15वां जो है वो कौन सा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत? यूनेस्को में कई साइट होती है, तो अलग अलग चीजें जो है उसमें शामिल होती हैं, ठीक है, यूनेस्को में। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 15वां जो है वो कौन सा है? तो गरबा, जो कि गुजरात का है, और इसको कब शामिल किया गया? तो 2023 में इसको शामिल किया गया है। गोरिया डांस की बात कर लेते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल का है। कोथू और पटाकोम की बात कर लेते हैं, ये केरल का है। थुलाल, आपने एक डांस सुना होगा, तो थुलाल के जो फादर है वो किसको बोला जाता है? तो कुचन नूबियार को बोला जाता है। धांग का नृत्य किसको कहा जाता है? तो ये मणिपुर का नृत्य है। और ये कैसा नृत्य है? ये मार्शल डांस है। कैसा है? मार्शल डांस है। मार्शल आर्ट की जननी किसको कहते हैं? तो मार्शल आर्ट की जो जननी है वो कलारीपयट्टू को कहते हैं। और कलारीपयट्टू जो है कहाँ का है? तो ये केरल का है। कहाँ का है कलारीपयट्टू? ये केरल का है। अब आ जाते हैं किसपे? पॉलिटी पर। मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ जो है ये कब आता है? तो ये 1978 में आता है, और इसमें क्या बोला गया था कि विदेश घूमने का जो अधिकार है वो सभी के पास में होना चाहिए, ठीक है। कौन सा? मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब आता है? तो 1967 यानी कि 1967 में आता है। इसमें क्या बोला गया? तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मूल अधिकार के सिद्धांत है इसको आर्टिकल 368 के तहत नहीं बदला जाएगा। किसके? 368 के तहत जो है वो मूल अधिकारों को नहीं बदला जाएगा। वैसे अगर आर्टिकल 368 की बात करें तो संविधान संशोधन इसमें है 368 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और इसमें यह बोला गया है कि मूल अधिकार चेंज नहीं होंगे। क्या चेंज नहीं होंगे? मूल अधिकार जो है वो चेंज नहीं किए जाएंगे। गोवलन बनाम मद्रास राज्य की बात कर लेते हैं, ये 1950 में आता है। इसमें क्या बोला गया था कि व्यक्ति को गिरफ्तार यदि देश के लिए खतरा है तो उसको जो है क्या बोलते, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। यदि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से यदि देश को खतरा है उस व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसको क्राइम करने तक के लिए हम उसको इंतजार करें, ठीक है। जैसे किसी पर अगर कोई शक होता है ना, तो उसकी जांच करने का अधिकार जो है वो पुलिस के पास में होता है। सिर्फ इंडिया को आर्टिकल कौन कौन से दिए? जैसे कोई भारतीय है तो उसके लिए मान लो कोई विदेशी आता है भारत में घूमने के लिए, तो उसे कौन कौन से अधिकार नहीं मिलते हैं, और भारत में कौन कौन, अगर कोई भारत में व्यक्ति है तो उसको अधिकार कौन कौन से एक्स्ट्रा में मिलते हैं? तो 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है इतने आर्टिकल सिर्फ एक भारतीय को ही मिलते हैं। प्राण एवं देह की जो स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 ए का डी और आर्टिकल 21 ये किससे संबंधित है? तो विदेश यात्रा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19(1) के डी में है, और आर्टिकल 21 में भी है। आर्टिकल 39 ए क्या कहता है? तो मुफ्त कानूनी सहायता। मुफ्त कानूनी सहायता ऐसे कि कोई गरीब व्यक्ति है और वो वकील करने के लायक नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से एक वकील हायर करेगी उसके लिए। आर्टिकल 39 का डी क्या कहता है? कि समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई एक मेल है एक फीमेल है और दोनों को वेतन जो है वो अलग अलग दिया जाए, कि फीमेल को कम या मेल को ज्यादा, या फिर फीमेल को ज्यादा या फिर मेल को कम। नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, संघ करने की स्वतंत्रता, है ना। बोस संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो। इसके अलावा बोस संघ आवागमन यानी कि आने जाने की स्वतंत्रता। बोस संघ आवागमन बस व्यापार यानी कि व्यापार कर बसने की स्वतंत्रता। फिर कहीं भी भारत में पूरे में व्यापार करने की स्वतंत्रता। 19 में ये जो जीतक है ये है, ठीक है।
आर्टिकल 23 क्या कहता है? बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध जो है वो आर्टिकल 23 के बारे में बताता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि फैक्ट्री एवं कारखानों में जो बाल श्रम है उन पर प्रतिबंध है। यानी निषेध का मतलब है कि उन चीजों को नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रतिबंधित होती है वो चीजें। ठीक है, निषेध का दूसरा अर्थ होता है प्रतिबंध। जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पे धूमपान करना प्रतिबंधित है, तो प्रतिबंधित का मतलब है कि वहां पे आप धूमपान नहीं कर सकते। इसी तरीके से फैक्ट्री एवं कारखानों में जो है बाल श्रम यानी कि बच्चों से जो मजदूरी आप नहीं करवा सकते। मद निषेध यानी कि आर्टिकल 47 में क्या है? मद निषेध। आर्टिकल 42 में क्या है? तो प्रसूति हेल्प। प्रसूति हेल्प का मतलब ये आर्टिकल 42 में कि कोई भी चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, अगर कंपनी है तो उसके पास में एक एम्बुलेंस होना जरूरी है। ठीक है, अगर उसके कंपनी में कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, तो ठीक है उस टाइम पर उसको जो है एम्बुलेंस की सहायता जो है प्रदान करनी चाहिए तुरंत ही तुरंत। आर्टिकल 43 ए क्या कहता है? विधों के प्रबंधन में कार्यकार की सहभागिता। आर्टिकल 43 ए का ये वर्णन है। पारनी की बात कर लेते हैं, तो अष्टाध्यायी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो पारनी के द्वारा जो है वो अष्टाध्यायी लिखी गई है, जिसमें कितने महाजनपदों की बात की गई है? तो 22 महाजनपदों की बात की गई है। वैसे अगर बात करें तो मगध में कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। कौन से? अंग, मगध, काशी, कौशल, बजीमल, चेतीवच, कुरु, पांचाल, अस्का, अवंती और गांधार, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, ये इतने 16 जनपद थे। तो अंगुत्तर निकाय में कितने जनपद थे? तो अंगुत्तर निकाय जो है इसमें 16 जनपद थे। और अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों की बात की गई है? तो 22 महाजनपदों की बात की गई है। बौद्ध साहित्य की बात कर लेते हैं, तो बौद्ध साहित्य जो है वो थेरी गाथा, जिसको खुदक निकाय के नाम से हम जानते हैं। बौद्ध साहित्य कौन सा था? थेरी गाथा था, जिसमें किसकी बात की गई है? तो खुदक निकाय की बात की गई है। और खुदक निकाय का मतलब क्या होता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या होता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। त्रिपिटक यानी कि बौद्ध धर्म में कितने वो थे? तो 3 थे। एक तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जैसे जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर। इसी तरीके से बौद्ध धर्म को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। सुत्त पिटक क्या है? जिसमें बौद्ध जो है वो शिक्षाएं देते थे, शिक्षाएं जो है वो देते थे। दूसरा क्या है? भिक्षु। नियम क्या था इनका? संघ के नियम। क्या थे? संघ के नियम। और अभिधम्म पिटक का मतलब क्या था? जो दर्शन करते थे। ठीक है, सिर्फ दर्शन से मतलब था उनको। बुद्ध की बात कर लेते हैं। कुशीनगर, कुश हमने क्या बताया था? कुश, कुश जब इंसान मर जाता है ना, तो कुश उसमें लगाया जाता है, जब उसकी मिट्टी लगती है ना, तो कुश। आपने शायद गाँव में सुना होगा, कुश वगैरह जो होते हैं वो घास फूस को बोलते हैं। ठीक है, वो वैसी अलग थोड़ी प्रकार की घास होती है, उसको कुश बोलते हैं। तो कुश यानी कि मरने से। बोध गया यानी कि गया, क्या गया? अज्ञान जो था वो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो गया से क्या याद रखेंगे? ज्ञान की प्राप्ति। सार, सार का मतलब होता है अपने उपदेश दिए। क्या दिए? अपनी जुबान से सार का मतलब होता है सार देना। और सार देने का मतलब है यानी कि प्रथम उपदेश दिए। तो सारनाथ में क्या दिए इन्होंने? अपने प्रथम उपदेश दिए। हेलियोडोट्स के बेस नगर अभिलेख कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वासुदेव का जो उल्लेख है वो हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में मिलते हैं। भागवत धर्म से ही संबंधित थे। वासुदेव का जो उल्लेख है ये भागवत देव से संबंधित थे। और छंदोग्य उपनिषद से जानकारी मिलती है किसकी? भागवत धर्म की। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भागवत धर्म के जो संस्थापक हैं ये थे कौन? अंगिराज। कौन थे? अंग्रेज थे। बाघ गुफाओं की बात कर लेते हैं, तो बाघ गुफाएं कहाँ पर है? तो बाघ गुफाएं जो है वो एमपी के धार जिले में स्थित है। इनकी खोज जो है वो 1818 में किसके द्वारा की गई थी? बेंजरफील्ड के द्वारा। बाघ गुफाएं की जो खोज है वो एमपी के धार जिले में की गई थी। बराबर गुफाएं की बात कर लेते हैं, तो बराबर गुफाएं जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में ये स्थित है। और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो अशोक ने इसको बनवाया था। और इसकी आकृति कैसी है बराबर गुफाओं की? तो मगरमच्छ के जैसी इसकी आकृति है। किसकी? बराबर गुफाएं की। नागार्जुन गुफाओं की बात कर लेते हैं, तो नागार्जुन गुफाएं भी कहाँ पर है? तो बिहार में ये स्थित है। अजंता गुफाएं में कितने उसके अंदर गुफाएं हैं? तो अजंता गुफाएं में कुल 24 गुफाएं हैं। बादामी गुफा की बात कर लेते हैं, ये कर्नाटक में है। उदयगिरी गुफा की बात कर लेते हैं, ये उड़ीसा में है। जोगीमारा की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में है। और बोर्रा गुफा की बात कर लेते हैं, ये आंध्रा में है। बराह केव की बात कर लेते हैं, ये तमिलनाडु में है। उदावल्ली की बात कर लेते हैं, ये आंध्रा में है। कार्ला की बात कर लेते हैं, ये महाराष्ट्र में है। ताबो की बात कर लेते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जो कि संभाजी नगर में स्थित है। कहां पर? संभाजी नगर में ये स्थित है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान, जिसको हम पैठण के नाम से भी जानते हैं, और अमरावती, इन दोनों जो है इन दोनों जगह पर सातवाहनों की राजधानी थी। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? तो सिबुक जो है, कौन? सिबुक सातवाहन के संस्थापक थे। अब बात करते हैं गैड़वाल वंश की। तो गैड़वाल वंश की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। और इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव जो है इसके संस्थापक थे गैड़वाल वंश के। काडो वंश की बात कर लेते हैं, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, कि इसके संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव जो है इसके संस्थापक थे, किसके? गैड़वाल वंश के।
सॉरी कर्ण वंश के कौन थे? वासुदेव इसके फाउंडर थे। वाकाटक वंश की बात कर लेते हैं तो वाकाटक वंश की जो राजधानी थी वो कौन थी? तो बेरार थी। कौन थी? बेरार थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे। पल्लव वंश की बात कर लेते हैं तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। सेन वंश की बात कर लेते हैं तो सेन वंश की जो राजधानी थी वो थी गौड़ और इसके संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन इसके संस्थापक थे। बादामी के चालुक्य की बात कर लेते हैं तो बादामी के जो चालुक्य थे इनकी राजधानी वातापी थी और इसके संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात कर लेते हैं तो स्वयं को एक ब्राह्मण की जो उपाधि दी गई थी, उपाधि जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ली थी। ठीक है, और ये 23वें शासक थे सातवाहन के। सातवाहन के 23वें शासक कौन थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो 23वें शासक थे। शीशे के सिक्के जारी इनके द्वारा किए गए थे। किसके? गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। नासिक का जो शिलालेख है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। किसके? गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। अब आ जाते हैं एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी पर। तो आपदा प्रबंधन विधेयक की बात कर लेते हैं। ये कब आता है? ये 2005 में आता है, आपदा प्रबंधन विधेयक। इसका गठन कब किया गया था? तो 2005 में इसका गठन किया गया था, जिसको हम एनडीआरएफ के नाम से भी जानते हैं, नेशनल डिजास्टर से संबंधित है ये आपदा प्रबंधन विधेयक। ठीक है, 2005 में इसका एक्ट आता है, 2006 में इसका गठन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? यानी कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेशनल डिजास्टर का। तो नेशनल डिजास्टर का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। कहाँ पर है? नई दिल्ली है। एनडी से न्यू दिल्ली याद रखेंगे। ठीक है, और एनडी से नेशनल डिजास्टर यानी कि आपदा प्रबंधन भी याद रखेंगे। ये होता किसके अधीन है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। कौन सा? आपदा प्रबंधन। इसका मोटो क्या है आपदा प्रबंधन का? आपदा सदैव सदैव सर्वत्र। आपदा सदैव सदैव सर्वत्र। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है यानी कि सूचना का अधिकार। ठीक है, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया जाता है। और राइट टू एजुकेशन जो है ये आता तो 2009 में है, लेकिन इसको लागू कब किया जाता है? तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया जाता है। क्या है? राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये राइट टू एजुकेशन है। एजुकेशन शिक्षा से संबंधित है, इन्फॉर्मेशन जो है वो सूचना से संबंधित है। शिक्षा में क्या बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रावधान दिया जाएगा, जो कि किसमें 86 में संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको संशोधन किया गया था। कब? 2002 में इसको संशोधन किया गया था। है किस्थोथर्म पौधे की बात कर लेते हैं तो बहुत कम टेम्परेचर में ये उगते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में आपने बहुत छोटे छोटे पौधे जमे हुए देखे होंगे, यानी कि जो बहुत कम टेम्परेचर में उगते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? है किस्थोथर्म पौधे कहते हैं। क्रायोफाइटा किसको कहते हैं? तो क्रायोफाइटा जो बर्फ में जमते हैं उसको हम क्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। थर्मोफाइट के नाम से किसको जानते हैं? तो गर्म वातावरण में जब उगते हैं। जैसे मान लो रेगिस्तान में सबसे गर्म कौन सा? अल जजिया करके एक नाम है, सबसे गर्म मरुस्थल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो पौधे जमेंगे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम थर्मोफाइटा के नाम से जानते हैं। थियोफाइटा के नाम से किसको जानते हैं? तो रॉक्स यानी कि पर्वत चट्टाने जो है उनको हम थियोफाइटा के नाम से जानते हैं। हेलोफाइटा के नाम से किसको जानते हैं? हेलोफाइटा किसको बोलते हैं? तो जो नमकीन पानी में पौधे उगते हैं उनको हम हेलोफाइटा के नाम से जानते हैं। सेमोफाइट्स के नाम से किसको जानते हैं? जो रेतीली मिट्टी जैसे चम्बल है उसके किनारे जो पौधे उगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम सेनोफाइट्स के नाम से जानते हैं। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो जो पौधे हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। एक तो थैलाफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को इनको हम क्रिप्टोगेम के नाम से जानते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंटियोस्पर्म इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो फेनरोगेम के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनको क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके जो प्रजनन अंग है वो स्पष्ट होते हैं और जबकि इनके प्रजनन अंग जो है वो स्पष्ट नहीं होते हैं। रॉबर्ट बिटलर को किस लिए जाना जाता है? तो समस्त प्राणी वर्गीकरण जो है वो इनके द्वारा किया गया था, इसीलिए रॉबर्ट बिटलर को जानते हैं समस्त प्राणी वर्गीकरण के रूप में। इन्होंने क्या किया? मोनरो, प्रोटिस्टा, प्लांगी, फंगी, एनीमेलिया इन सभी के नाम दिए, प्लस इन सभी की खोज की किसके द्वारा? रॉबर्ट विटलर के द्वारा। कोरल रीफ जिसको हम कहते हैं मूंगा चट्टान, जो किसकी बनी होती है? तो CaCO3 की ये बनी हुई होती है। इंडिया में कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। हाथी रिजर्व की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं हाथी दिवस कब मनाया जाता है। हाथी दिवस जो है वो 12 अगस्त को
बनाया जाता है? कब 12 अगस्त को मनाया जाता है? ये हाथी दिवस है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 29 को मनाया जाता है। भारत का पहला सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं कि कामेंग हाथी रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सोनीपुर हाथी रिजर्व की बात कर लेते हैं, ये असम में स्थित है। एटांगी की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर है? ये एटांगी नागालैंड में स्थित है। नीलाम्बुर कहाँ पर है? तो नीलाम्बुर जो है वो केरल में स्थित है। मयूर झरना की बात कर लेते हैं, ये पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व कहां पर स्थित है? तो सिंह भूमि झारखंड में स्थित है। कहां पर है? सिंह भूमि झारखंड में पहला भारत का एलिफेंट रिजर्व स्थित है। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? सिंह भूमि झारखंड में। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, तो शांति घाटी कहां पर है? केरल में स्थित है। कहां पर है? केरल में स्थित है। जो कि सिंह पूंछ बंदर यहाँ पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? सिंह पूंछ वाले बंदर जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। बांदीपुर की बात कर लेते हैं, तो ये कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? बांदीपुर वाला। चीतल और जंगली सुअर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हजारीबाग जो है, जो कि झारखंड में है। ये जंगली सुअर और चीतल के लिए मिलता है। जंगली गधे के लिए, जो कि सबसे बड़ा माना जाता है, और ये कच्छ, केरल, गुजरात में मिलता है। एक सींग वाला गेंडा जो कि कहां पर मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में ये मिलता है। असम, काजीरंगा नेशनल पार्क, सिक्किम, असम या सिक्किम, एक बार श्योर कर लेंगे हम। काजीरंगा कहां पर स्थित है? सिक्किम में। काजीरंगा नेशनल पार्क, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। एक बार इसको जो है वो कंफर्म कर लेंगे, दिमाग में चल नहीं है। जहां तक है कि सिक्किम है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो, ठीक है। मगरमच्छ की बात कर लेते हैं, तो मगरमच्छ जो है वो सिमलीपाल, उड़ीसा में स्थित है। ओलिड जो ऑलिव रेडली है, भितरकनिका के अंदर है। ये कहां पर स्थित है? तो ये ऑलिव रेडली, जिसको हम कछुआ के नाम से जानते हैं, ये भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तिब्बती गधा कहां पर मिलते हैं? तो तिब्बती गधा जो है ये कहां पर मिलते हैं? ये किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर में ये मिलते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पर रुकना एक मिनट। कहाँ पे? एक सींग वाले जो गेंडा है ये असम में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? असम में ये मिलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहां पर? असम में। शुरुआत में ही सही लिखा था, बाद में सिक्किम वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। 100% है, असम है इसका आंसर, ठीक है। असम 100%। जनगणना की बात कर लेते हैं, तो महान विभाजन जो है वो किस वर्ष को माना जाता है? तो 1921 को जो है वो महान विभाजन माना जाता है। 1921 से लेकर 1951 तक जो है वो जनगणना स्थिर रहती है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी? तो 1961 से लेकर 1971 में जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर होती है, लगभग 24.80% होती है। इसके बाद सबसे कम जो है कब होती है? तो 1911 से लेकर 1921 को, जिसको हम मान विभाजन काल भी बोलते हैं। तो ये नेगेटिव में जनसंख्या चली जाती है, 0.31%। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा वाले जिला कौन कौन से? देखो, सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है, फिर पश्चिम बंगाल की है। और क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, यानी कि एरिया के आधार पर, तो एरिया सबसे बड़ा किस स्टेट का है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा है, फिर एमपी का है, फिर महाराष्ट्र का है, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। आरबीआई के नोटों की बात कर लेते हैं, तो 10,000 का जो नोट है वो अभी तक का जो है वो सबसे ज्यादा रुपए वाला नोट जो है वो छापा गया था। और किस एक्ट के तहत छापा गया था? तो 1956 के तहत जो है 10,000 का नोट छापा गया था, जिसको बाद में बंद कर दिया जाता है। और 2000 का नोट भी छापा गया था, जिसको बंद कर दिया गया न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के द्वारा। आरबीआई का एक्ट कितना था? तो आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 में आता है, और 1935 में इसकी स्थापना होती है आरबीआई की, 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण जो है इसका 1 जनवरी 1949 को हो जाता है। आरबीआई के गवर्नर की बात कर लेते हैं, तो पहले गवर्नर जो थे वो ओ स्मिथ बने थे। कब? 1935 से लेकर 1937 तक। सेकंड नंबर के कौन थे? तो जेम्स ब्रैड टेलर जो है वो सेकंड नंबर के आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, जो कि 1937 से लेकर 1943 तक जो है ये गवर्नर बने रहते हैं। और थर्ड नंबर के कौन थे? तो थर्ड नंबर के जो कि पहले भारतीय बने थे वो थे सीडी देशमुख। कब?
कब इनका कार्यकाल था? तो 43 से लेकर 49 तक इनका पहले भारतीय गवर्नर बने थे। कौन? सीडी देशमुख। ठीक है, और जो कि अगर वैसे आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो 3rd नंबर के गवर्नर थे। नोट पैनल पर भाषा कितनी होती है? तो नोट पैनल पर जो भाषा है वो 15 होती है। कितनी? 15 होती है नोट। और नोट पर अगर ओवरऑल देखो, नोट पैनल की बात होती है, जो ऐसे नोट बना होता है ना, जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी होती है, शायद यहाँ पर लिखी होती है लैंग्वेज, जो इतने अलग अलग लैंग्वेज में लिखी होती है, ये नोट पैनल होता है। यहाँ पर कितनी होती है? तो यहाँ पर 15 होती है। ठीक है, बाकी हिंदी और इंग्लिश की 2 और जुड़ जाती हैं, तो कितनी हो जाती है? ओवरऑल 17 हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं क्वेश्चन पर कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? तो भारत का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है उसको आप बीएसई के रूप में जानते हैं। किसके? बीएसई के रूप में जानते हैं, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1882 में होती है। और 1875 में इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? प्रेमचंद्र रायचंद के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1882 में इसकी शुरुआत होती है। किसकी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1992 में होती है। जो कि भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा है। कौन सा है सबसे पुराना? तो बीएसई है सबसे बड़ा। अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई वाला है। ठीक है, कौन सा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो न्यूयॉर्क में ये स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना कब होती है? 1792 में इसकी स्थापना होती है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 14 क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें से सिर्फ 25 क्वेश्चन जो है वो अभी कराए जा रहे हैं। बाकी लास्ट में 3 क्वेश्चन जो थे वो उसके थे, क्या बोलते, करंट अफेयर के थे। और बाकी जो क्वेश्चन है वो साइंस के क्वेश्चन थे, कुछ साइंस के क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें लास्ट में वो आईपीएल वगैरह से थे। और साइंस में और बात करें तो जो टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? ठीक है, और मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है? हरा किसके कारण होता है? काला किसके कारण होता है? ये सभी जो क्वेश्चन थे वो साइंस में शामिल थे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इतनी ही मिलेगी।